नमस्कार, आप दिख रहे हैं इंडिया डिसाइड्स। मैं हूं अजीत। जुलाई का महीना है, लेकिन मानसून का नामो निशान तक नहीं है। मानसून के लेट होने से एक तरफ जहां किसान बेहाल है, तो वहीं अब सरकार के माथे पर भी बल पड़ने लगे हैं, क्योंकि अगर कुछ दिन और मानसून का इंतजार करना पड़ा तो देश में सूखे के हालात पैदा हो सकते हैं, और ऐसे में पहले से ही लगातार बढ़ रही महंगाई और भी ज्यादा बेलगाम हो जाएगी। अब तक देश के कई हिस्सों में सामान्य से कम बारिश हुई है। इस वजह से कई राज्यों में फसलों की बुआई में देरी हो रही है, तो वहीं अब सूखे को लेकर भी संकट के बादल गहराने लगे हैं। अगर आने वाले दिनों में भी पर्याप्त बारिश नहीं हुई तो फिर महंगाई बढ़ना तय है। मौसम विभाग के तमाम अनुमानों पर पानी फेरते हुए कमजोर मानसून का खतरा अब सूखे जैसे हालात पैदा कर रहा है। देश के ज्यादातर इलाके बारिश के लिए तरस रहे हैं। जुलाई का आधा महीना बीतने को है, लेकिन मध्य और उत्तर पश्चिमी भारत को सामान्य से आधी बारिश भी नसीब नहीं हुई है। इस वजह से देश की कृषि व्यवस्था पर भी बुरा असर पड़ने का अनुमान है, जिससे महंगाई की और भी तेजी से बढ़ने का डर है। बारिश की बात करें तो देश भर में मानसूनी बारिश में कमी दर्ज की जा रही है और 9 जुलाई तक देश भर में सामान्य से 43% कम बारिश दर्ज की गई, जो 2009 की तुलना में काफी कम है। पश्चिमी यूपी में सामान्य से 73% कम बारिश हुई है, जबकि पंजाब में सामान्य के मुकाबले 57% कम बारिश हुई है। मानसून की बेरुखी के चलते देश 5 साल के सबसे भयंकर सूखे के मुहाने पर खड़ा है। हालांकि मौसम विभाग ने जुलाई के पहले और दूसरे हफ्ते में मानसून सक्रिय होने की उम्मीद जताई थी, लेकिन अभी तक पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी यूपी, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र में काफी कम बारिश हुई है। इसके मद्देनजर राज्यों को पूरी तरह अलर्ट कर दिया गया है। वहीं मानसून की लेट लतीफी का साइड इफेक्ट देश की कृषि पर भी देखने को मिल रहा है। उम्मीद से बेहद कम बारिश के कारण देश भर में खरीफ की बुआई में खासी कमी आई है। कृषि विभाग के आंकड़ों के मुताबिक अब तक देश भर में करीब 2.56 करोड़ हेक्टेयर क्षेत्र में खरीफ की बुआई हुई है, जो पिछले साल की इसी अवधि के मुकाबले आधे से भी कम है। सामान्य से कम बारिश के कारण धान, अनाज, दालें और कपास की बुआई पर सबसे ज्यादा असर पड़ा है। मौसम विभाग के मुताबिक अगर अगले कुछ दिनों में बारिश की स्थिति में संतोषजनक सुधार नहीं होता है तो देश के 30% से ज्यादा हिस्सों में सूखे जैसे हालात पैदा हो सकते हैं। सबसे ज्यादा असर महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात पर पड़ेगा, जहां तिलहन, दलहन, कपास और मोटे अनाज की बुआई होती है। ये राज्य गन्ना, कपास, दालों, सोयाबीन, फल और सब्जियों के प्रमुख उत्पादक हैं। ऐसे में अगर इन राज्यों में सूखे जैसे हालात पैदा होते हैं तो इसका सीधा असर आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ेगा। फल, सब्जियों और अनाजों के उत्पादन की कमी के चलते इनके दामों में बेतहाशा वृद्धि होगी। यूं तो सरकार के पास गेहूं और चावल के पर्याप्त भंडार हैं, लेकिन उसे फल, सब्जी और दूध के दाम में बढ़ोतरी से पैदा होने वाली समस्या से जूझना पड़ेगा। जाहिर है सरकार के सामने पहले से ही बेकाबू खाद्य महंगाई की चुनौती और बड़ी हो जाएगी। हालांकि सरकार का दावा है कि खरीफ की बुआई को सूखे की मार से बचाने की पूरी कोशिश की जा रही है। इससे पहले साल 2009 में देश को 4 दशक के सबसे भयंकर सूखे का सामना करना पड़ा था, जब सामान्य से 21.8% कम बारिश हुई थी। उस वक्त हमें चीनी और खाद्य तेल का आयात करना पड़ा था। इससे सरकार का आयात बिल काफी बढ़ गया था, लेकिन इस बार संकट कहीं बड़ा है। इस बार अगर मानसून की आंख मिचौली का खेल लंबा चला तो सरकार के लिए महंगाई को काबू में कर पाना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। पहले से ही इराक में चल रहे संकट की वजह से तेल के दामों में आग लगी है। खाने पीने के भी दाम बढ़े हुए हैं। रही सही कसर बजट ने पूरी कर दी, लोक लुभावन योजनाओं से अर्थव्यवस्था पर बोझ बढ़ाकर। अब ऐसे वक्त में अगर देश में सूखे का संकट पैदा होता है तो फिर महंगाई रॉकेट की रफ्तार से आसमान की ओर बढ़ेगी, जिसे रोक पाना काफी मुश्किल होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इस मुद्दे पर बातचीत के लिए हमारे साथ नोएडा स्टूडियो में किसान नेता हैं कृष्णबीर चौधरी। बहुत बहुत स्वागत है आपका चौधरी साहब। नमस्कार।
सवाल है कि जिस तरीके से मानसून में लेट हो रहा है, इसके पीछे अब जो परिणाम इसके सामने आएंगे वो किस तरह से भयावह हो सकते हैं? देखिए जी, परिस्थितियां ये हैं कि जो बरसात औसतन रही है, जैसे आज 12 तारीख है अब तक, तो उसमें कमी है, ये सबके सामने है। लेकिन जब धान की बुआई की हम बात कर रहे हैं और कपास की बात कर रहे हैं, दलहन की बात कर रहे हैं जी, तो उसमें अगर 20 तारीख तक भी हालात बिल्कुल ऐसे ही रहे और बरसात बिल्कुल नहीं हुई तो बुआई में देरी हो रही है, देरी और होगी। धान की नर्सरी लोग तैयार कर रहे हैं, खेत में रोपाई का इंतजार है। यदि बरसात नहीं हुई तो या तो पंपिंग सेट से डीजल से चला के पानी भरा जा रहा है, कोई रास्ता नहीं है, बिजली है नहीं हमारे पास, और जब बिजली नहीं है तो जो बड़ी ट्यूबवेल्स हैं, जो गहराई डीप बोरवेल्स हैं, उनकी दिक्कत है। हालात आपको ये समझने पड़ेंगे। ठीक है, आज स्टॉक पूरा है, जितनी खपत है उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, तो ऐसा नहीं है कि अकाल पड़ेगा और कोई परेशानियां भारी पैदा हो जाएंगी अगर 10 दिन बारिश नहीं। हाँ, नुकसान होगा किसान को। ये सवाल यही है कि सरकार भले कहती हो कि बफर स्टॉक है, मैं बिल्कुल आ रहा हूं, लेकिन मैं अजीब उसी बात पे आ रहा हूं। देखिए, सब्जी जो है और गन्ना जो खेत में खड़ा है, गन्ने का क्या है, अगर अब गर्मी हो रही है कई दिन से, 2-3 दिन से, तो ठीक है, पानी देना पड़ेगा, फसल को बचाना है, पानी। सब्जी की भी यही स्थिति है कि जो सब्जियां बोई हुई है, जो खेत में खड़ी हैं, उनको अगर ज्यादा टेम्परेचर ज्यादा लंबे टाइम तक चलता है तो सिंचाई करनी ही पड़ेगी, अगर नहीं करेंगे तो फसल जल जाएगी। ये है। अब कपास की बात हम करते हैं, विदर्भ की बात जो है, देखिए विदर्भ में पहले से ही पानी की कमी है। पिछली बार तो जो मराठवाड़ा का दूसरा एरिया, वहां भी सूखा पड़ा 40 साल के बाद। ये सवाल हमारा ये है कि हमने जो क्लाइमेट चेंज का जो ये असर है, ये एक दिन का काम नहीं है, ये एक लंबे समय से चला आ रहा है। इसका असर इस बार ज्यादा हो गया, पिछली बार कम हुआ था। हम इस बात को नहीं सोचते कि जितना पानी की उपलब्धता भारत में है, उसका मात्र 1/3 पानी हम इस्तेमाल कर रहे हैं। जो भूजल स्तर है, जो दिन पे दिन नीचे जा रहा है, क्या उसको रिचार्ज करने की व्यवस्था की आवश्यकता नहीं थी? और नहीं, उसकी आवश्यकता सबसे पहले है, उसको आपने काम नहीं किया आज तक। किसी को बात करने की फुर्सत नहीं, काम करना दूर की। पानी जीवन की रेखा है, मनुष्य की भी है, फसल की भी है, पशु पक्षी की भी है, और दुधारू पशुओं की भी है। हर जानवर को, हर जीव को पानी चाहिए। तो पानी उपलब्ध है, उसको बचाना चाहिए, बचाने के लिए काम करना चाहिए। आखिर क्या वजह है, मुझे कहने में आज खुशी भी हो रही है इस बात को कि क्या चुनाव में पता थी कि मानसून देरी से होगा, लेकिन प्रधानमंत्री सिंचाई परियोजना की शुरुआत जो की है वो बहुत बड़ा कदम है। सवाल ये नहीं है कि आज शुरुआत में कुल 1000 और 2000 करोड़ रुपए की बात करिए, शुरुआत करने के लिए 1000 करोड़ रुपया कम नहीं होता शुरुआत। लेकिन अब तक की जो स्थितियां हैं, एक आंकड़ा है कि 28% क्षेत्र ही जहां बुआई होती है, उसमें सिंचित क्षेत्र है वो हमारा, तो 72% अभी भी सिंचाई के अभाव में है वो इलाका। हम ऐसी स्थितियों में अभी तक कैसे चले जा रहे हैं, जबकि दूसरे क्षेत्रों में हम बहुत तरक्की की बातें करने लगे हैं, बुलेट ट्रेन की बातें करने लगे हैं, लेकिन कृत्रिम वर्षा की बात तो छोड़िए, यहाँ सिंचाई के साधन क्यों नहीं बढ़ाए गए उस तरीके से? सिंचाई के साधनों की ही मैंने आपसे बात की कि पहली बात 30 साल के बाद, 30 साल से ज्यादा का समय हो गया है, कोई परियोजना पूरी नहीं हो रही है जो 30 साल पहले की है। नहीं तो स्कीम चालू ही नहीं की कोई भी। पिछले 10 सालों से तो सिंचाई की बात ही नहीं करी गई। ईमानदारी की सच्चाई ये है। तो क्यों नहीं करी गई? जब आपको पता है, एक तरफ तो आप कहते हैं उत्पादकता बढ़ानी है, एक तरफ आप कहते हैं जीडीपी में 4% से ज्यादा कृषि की भागीदारी होनी चाहिए, दूसरी तरफ आप उस पर ध्यान नहीं देंगे। सिंचाई सबसे पहली आवश्यकता है। आज क्यों त्राही त्राही चारों तरफ मची हुई है? सिर्फ इसलिए कि क्योंकि हम 65% एरिया मानसून पे निर्भर है। सरकार ने उन व्यवस्थाओं को क्यों नहीं सुधारा कि सिर्फ मानसून पे निर्भर ना रहे किसान, अपने पानी की उपलब्धता रहे। भूजल स्तर में सुधार करने की आवश्यकता, जितनी वाटर बॉडीज हैं, जितने पॉन्ड्स हैं, जितना उस सबको आवश्यकता है उनको संभालने की। उनको तो हमने कब्जा करा दिया अनऑथराइज तरीके से। तो ये सीधे तौर पर जितना और मैं आपको बता रहा हूं, आखिर क्लाइमेट चेंज को बर्बाद करने के लिए मॉडल
भी जिम्मेदार है। जिस तरीके से पेड़ों की जबरदस्त तरीके से कटाई की गई, जिस तरीके से कंक्रीट का इंफ्रास्ट्रक्चर हम खड़ा कर रहे हैं, अब समझ में आ रहा है लोगों को कि सड़क के किनारे पटरी में जो पेड़ है उनको सांस लेने के लिए टाइलें अब हटाई जा रही हैं, पहले लगाई ही क्यों थी? तो इस तरीके से ऐसा विकास मत करो। विकसित देशों में देखो, वो हरियाली चाहते, जितना पेड़ लगाएंगे, जितना हरियाली रखेंगे, उतना बरसात होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। बरसात के लिए पेड़ों की उपलब्धता सबसे पहले। सीधे कहें कि हमने उपेक्षा की है खेती किसानी के पिछले सालों में लगातार, और उसका परिणाम है कि हम पूरी तरह से प्रकृति पर निर्भर हैं। जी, पूरी तरह से इसलिए प्रकृति पर निर्भर हैं कि जब हमारे सामने दो उदाहरण है, मैं आपको बता देता हूं। मध्य प्रदेश ने पिछले 10 सालों में जो उनका सिंचाई का एरिया है उसको बढ़ाया तो उनकी उत्पादकता बढ़ गई। गुजरात ने जो सिंचाई का एरिया बढ़ाया तो उससे उनकी उत्पादकता बढ़ गई। पानी जब हम देंगे नहीं, पानी को बचाएंगे नहीं, चाहे वो डैम में बचाओ, नदियों में बचाओ। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण अभी देता हूं अजीत, कि पिछला जब सूखा पड़ा, जब मैं महाराष्ट्र गया था तो मैंने वहां सब डैम की हालत देखी। मैंने सिंपल तरीके से कहा कि नदियों में जब बाढ़ आएगी तो इसको आप खुदाई करवा लीजिए। बरसात से पहले पिछले वर्ष नदियों में खुदाई करवाई गई, 1-1 किलोमीटर 2-2 किलोमीटर की दूरी पर पूरी चौड़ाई में, और 10-10 12-12 फीट तक। उसका परिणाम देख लीजिए आप कि वो बरसात का पानी उसमें भर के रुक गया, क्योंकि नदी का लेवल तो ऊपर था, और 10-12 फीट और पूरी नदी की चौड़ाई में और 500 मीटर लंबाई में जो खुदवा दिया गया, तो वो पौंड तैयार हो गए। वो डैम नहीं कह सकते, पौंड हो गए। और जिस तरीके से हम बाहर कह रहे हैं ना, बड़े बड़े हमको टैंक बनाने चाहिए, 1 करोड़ लीटर के 2 करोड़ लीटर। देखिए, बहुत सिंपल बात है अजीत भैया, शहर का पानी शहर में, गांव का पानी गांव में, और खेत का पानी खेत में। जब तक नहीं इन योजनाओं को स्वीकार करेंगे, लागू नहीं करेंगे, बात नहीं बनेगी। बरसात का पानी है, छत से जा रहा, नाले में बह के जा रहा, तो वो नहीं है। खेत में पानी बचाना पड़ेगा, गांव में पानी बचाना पड़ेगा, इसीलिए तभी तो सिंचाई होगी। जी जी जी, तो बिना सिंचाई हम आएंगे और ये देखेंगे कि आखिर इन परिस्थितियों में किसानों के पास फिर दूसरा उपाय क्या है, चारा क्या है। हमारे साथ देहरादून से मौसम विशेषज्ञ भी जुड़ गए हैं इस वक्त, आनंद शर्मा। बहुत बहुत स्वागत है आपका आनंद जी हमारे इस कार्यक्रम में। आनंद जी, क्या आसार नजर आ रहे हैं अब आगे मौसम को लेकर, अगर बात करें मानसून को लेकर, और इसमें इतनी देरी जो हो रही है ये क्यों हो रही है? आनंद जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? इस बार मानसून जो है आया तो सही, कमजोर है जी, और उसका मुख्य कारण यही रहा कि ज्यादातर जून में या 3 से 4 जो कम जी 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 तो जो मुख्यतः जो जून में आपके 3 से 4 जो कम दबाव के क्षेत्र बनते हैं बंगाल की खाड़ी में, और वो आगे की ओर बढ़ते हैं तो अपने साथ नमी लेके आते हैं और वर्षा करते हैं, तो वो इस सिस्टम इस बार नहीं बन पाए हैं। और दूसरी बात, अभी जो जुलाई में भी एक सिस्टम बना था, उससे थोड़ा सा मानसून आगे बढ़ा और उसके बाद में फिर उसमें रुकावट आ गई, और अब एक सिस्टम और बन चुका है, उसकी मूवमेंट पे नजर रखी जा रही है। साथ साथ एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन जो है वो सेंट्रल यूपी के पास भी बना हुआ है और एक पश्चिमी विक्षोभ भी है, तो कंडीशंस थोड़ी फेवरेबल हैं। और हमारा मानना है 13 तारीख से आगे 48 से 72 घंटों में वर्षा में बढ़ोतरी होनी चाहिए जी। और यदि ऐसा होता है तो थोड़ी राहत मिलेगी, और अन्यथा किसी कारण से यदि वो सिस्टम नीचे की ओर मूव करता है सेंट्रल इंडिया में, तो फिर ये चिंता का विषय होगा। क्योंकि पहाड़ में यदि हम बात करें, पहाड़ या प्लेन दोनों पूरे उत्तराखंड की, तो 1 जून से लेकर 11 जुलाई तक जो हमें वर्षा मिली है वो -60% कम है। यानी जैसे सिंपल एग्जांपल 100 मिलीमीटर मिलनी चाहिए तो हमें मिली मात्र जो है 40 ही मिली है, 60% की कमी हो गई है जी। और दूसरे शब्दों में कहते तो पूरे उत्तराखंड को 300 मिलीमीटर के लगभग मिलती है 1 जून से लेकर अभी तक, और जो मिली है करीब करीब 119-20 मिलीमीटर के आसपास है। तो एक काफी बड़ा डेफिसिट है और चिंता का विषय है, क्योंकि जो आपके पहाड़ के क्षेत्र हैं वो असिंचित क्षेत्र हैं, और वहाँ खेती जो है रेनफेड खेती होती है, तो पूरे की पूरे वो वर्षा पे निर्भर करते हैं। और खासकर यदि आपके पास मंडुआ, बाजरा या मक्का जैसी फसलें हो तो फिर चिंता नहीं होती, क्योंकि वो ड्राउट रेजिस्टेंट होती हैं और 15 दिन के बाद भी बारिश हो जाए तो सर्वाइव कर जाती हैं ऐसी फसलें। मगर यदि आप पैडी ग्रो कर रहे हैं या ऑफ सीजन वेजिटेबल्स ग्रो कर रहे हैं तो फिर ये चिंता का विषय हो जाता है कि जब लंबे समय से वर्षा नहीं मिलती है तो ये ज्यादातर क्रॉप वाटर इंटेंसिव होती है, उससे प्रॉब्लम आने की संभावनाएं बनी रहती हैं। मगर चूंकि अब ये आगे 3 दिन बहुत क्रूशल हैं। दिल्ली में भी मानसून में देरी से लोगों का हाल बेहाल है, राहत के कोई आसार नहीं दिख रहे हैं। एक तरफ आग बरसती गर्मी है तो दूसरी तरफ जेब जलाती
महंगाई। सावन के महीने में दिल्ली बूंद बूंद को तरस रही है। पिछले 10 सालों में 2012 और 2014 में ही सिर्फ ऐसा हुआ है कि जुलाई के महीने में दिल्ली तपती गर्मी से बेहाल है। 4 दिनों से पारा लगातार चढ़ते चढ़ते 42 डिग्री के पार जा पहुंचा है। राहत के नाम पर खबर सिर्फ इतनी है कि 2-3 दिनों में थोड़ी बहुत हल्की बारिश हो सकती है। 14 तारीख से बारिश हो जाएगा, वो मतलब शुरुआत में ज्यादा नहीं होगा, आपको बादल आएगा, इतना टेम्परेचर कम हो जाएगा, थोड़ा 13 तारीख से कम होने शुरू हो जाएगा। दिल्ली में अभी तक 12 मिलीमीटर की बारिश हुई है, जो कि सामान्य बारिश से बहुत कम है। वहीं लेट मानसून का असर अब फल और सब्जियों की कीमतों पर भी दिखने लगा है। दिल्ली में सब्जियों की कीमतें 7वें आसमान पर जा पहुंची हैं। टमाटर 50 रुपए प्रति किलो, आलू 40 रुपए प्रति किलो, प्याज 40 रुपए प्रति किलो बिक रहे हैं। सारी सब्जियां जो हरी सब्जियां भी है, जैसे प्याज है, इंग्लिश सब्जियां, टमाटर, हर चीज की रेट इस टाइम ऊपर चल रहे हैं। प्याज के बिना काम चला पाएंगे? नहीं, अभी तो जब तक बजट है खा रहे हैं, नहीं होगा तो। देश भर में लेट मानसून की वजह से कई राज्यों में सूखे जैसे हालात पैदा हो गए हैं। दिल्ली में भी राहत के कोई आसार दिखाई नहीं देते। ऐसे में अब लोगों को गर्मी के साथ ही महंगाई की तपिश का भी सामना करना पड़ सकता है। दिल्ली से पूजा मक्कड़ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो एक तो मानसून लेट और इसके बाद महंगाई की मार, इससे किस तरह का इसके बीच संबंध है और कैसे इस मार से बचें किसान, इन पर हम कर रहे हैं चर्चा। हमारे साथ किसान नेता कृष्णवीर चौधरी स्टूडियो में हैं और देहरादून से जुड़े हमारे साथ आनंद शर्मा, मौसम विशेषज्ञ। कृष्णवीर चौधरी जी, फलों और सब्जियों की अगर बात करें, महंगाई जिस तरह से 7वें आसमान पर चढ़ गई है फलों और सब्जियों को लेकर, इसके पीछे भी क्या यही मानसून वजह है या फिर और भी वजह है? देखिए अजीत, मेरी समझ में एक बात नहीं आती। मैं कल 11 तारीख की बात बता रहा हूं आपको। साहिबा सब्जी मंडी में हमने सर्वे कराया, खुद खड़े होकर कराया। किसानों को लौकी 10 रुपए किलो बेचनी पड़ी जी। टमाटर 50 किलो की पेटी 900 रुपए से ज्यादा नहीं बिकी। मैं आपको बिल्कुल एग्जैक्ट फिगर दे रहा हूं। 12 रुपए किलो खीरा बिक रहा था, भिंडी 14 रुपए किलो बिकी है, अरबी 12 से 14 रुपए किलो बिकी। इतनी सस्ती नहीं, सस्ती नहीं है, किसानों को यही भाव मिला है। मैं आपको कल की बात कर रहा हूं। मेरी समझ में ये बात नहीं आती। जब हमने पिछले साल जुलाई के दूसरे सप्ताह का 2013 के प्राइस देखे तो 30% ज्यादा थे उस समय किसान को, और आज किसान को कम मिल रहा है। तो ये महंगाई का जो शोर है मुझे समझ में नहीं आता। भाई बिजली महंगी, डीजल महंगा, बीज महंगा, किसान की लेबर महंगी, तो मौसम की जो मार है इससे तो ये और महंगाई बढ़ेगी। और किसानों की अगर बात करें तो वो कैसे इससे बच पाए? जो मौसम की मार है, मानसून में लेट है, इससे वो कैसे बच पाए? इसमें तो देखिए अजीत जी, दो ही बात है जी। 20-22 तारीख तक इंतजार करना पड़ेगा और धान की उन प्रजातियों का प्रयोग करना पड़ेगा जो शॉर्ट ड्यूरेशन की है, कम टाइम में पकने वाली। प्रजातियां क्या उपलब्ध हैं? हाँ, उपलब्ध हैं, बीज की बात है। और दूसरी बात, मान लीजिए हम ये मान लेते हैं कि बिल्कुल हालात सितंबर तक भी, 15 सितंबर तक भी बुआई नहीं हो पाई, जैसा कि कुछ लोगों ने कहा है। मैं नहीं मानता, मैं कतई सहमत नहीं उन लोगों की आशंकाओं से। वो बाजार की ताकतों को लूटने के लिए ये तो एक नया ड्रामा शुरू कर दिया गया सूखे के नाम पर। आखिर मैं पूछ रहा हूं, जो सब्जी और फल अब तक पैदा हुए, जो गेहूं और चावल पैदा होकर स्टॉक में भरे पड़े, उनमें कौन सा सूखे की मुसीबत खड़ी हो गई? ये सब तो बाजार की ताकतों का शोर बर्दाश्त नहीं हो रहा। दूसरी बात, मैंने आपको कल के रेट बताए सब्जियों के। तीसरी बात, दालें बाजार में 10 से 12 रुपए प्रति किलो कम हुआ है। आप ये बताइए कि जब मैं 2013 के जुलाई की बात कर रहा हूं, दूसरे सप्ताह की, और आज जुलाई के 14 की बात कर रहा हूं, उसमें 30% दाम का अंतर है सब्जी फलों में। तो इसमें क्या बात हो गई? इसमें कौन सा धोखा? किसानों ने क्या लूट लिया? अब अगर सितंबर तक भी बरसात नहीं हुई तो अब रास्ता बचता सरसों का, जो 100 दिन की, करीब की 105 दिन की फसल है। सरसों की बुआई क्योंकि बहुत कम पानी में हो जाती है, उसकी बुआई करें और उसकी कटाई हो जाएगी, उसके बाद गेहूं बोलेंगे। ये रास्ता सबसे सिंचाई के साधनों में तो हम लगातार मार खाते रहे। खाद्य तेलों के आयात पर भी बहुत भारी दिक्कत हो रही है। तो खाद्य तेलों के आयात पर इतनी भारी दिक्कत हो रही है, और अगर सरसों की बुआई कर लेंगे और खाद्य तेलों में उसमें इजाफा हो जाएगा उत्पादन में, तो वो भी कोई नुकसान की बात नहीं होगी। और उसके बाद गेहूं बोलेंगे 15 नवंबर के बाद। आप ये देखिए, मैं अजीत जी बहुत ब्रीफ में, पिछली बार जब गन्ना नहीं कटा उत्तर प्रदेश के अंदर,
से ज्यादा गन्ने का 50% क्षेत्र है, 5 करोड़ किसान के। जब नहीं कटा, गेहूं की बुआई नहीं हो पाई दिसंबर तक, तो किसानों ने गन्ना काट के और क्रशरों पर डाला। क्यों डाला? क्योंकि पिछली सरकार ने रॉ शुगर का आयात किया, बकवास करते हैं, रॉ शुगर का आयात करवा के बाजार भर दिया, और जो हिंदुस्तान के गन्ने से चीनी पैदा हुई वो गोदामों में भरी पड़ी है, तो भुगतान 13,000 करोड़ का बकाया आए कहां से? इस तरीके की नीतियों ने बर्बाद किया है। हाँ, पानी की व्यवस्था करनी पड़ेगी, पानी के बिना जीवन कुछ नहीं है, पानी के बिना उत्पादकता नहीं बढ़ेगी, और सरकार ने जो शुरुआत की है सिंचाई के संसाधनों की, मेरा निवेदन है कि जो बरसात में नदियों में पानी है उसमें बड़े बड़े बिग इस पर कार्यान्वयन आगे अगर हो उस तरीके से, अजीत जी, छोटा सा रास्ता है, उस पानी को जमीन के नीचे भेजना पड़ेगा। जो पुल के नीचे बड़े बड़े बोर करते हैं, ऐसे बोर करके 100 फीट, 150 फीट, 200 फीट गहराई में वो पानी जमीन में डालना पड़ेगा, और फिर उसे बंद कर दो बरसात के बाद, तभी पानी बचेगा। 2/3 पानी जो बर्बाद हो रहा है उसको नदियों के रास्ते और उसे खेतों तक पहुंचाने की समुचित व्यवस्था भी करनी ही होगी, और नहीं तो फिर हालात इसी तरह से बद से बदतर होते चले जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कृष्णदीप चौधरी, हमारे साथ बातचीत करने के लिए। किसान नेता हमारे साथ ही जो बता रहे थे कि अगर समय पर जो मानसून नहीं आ पाया है, इससे जो स्थितियां विकट हो रही हैं किसानों के सामने, उससे वो कैसे लड़ें, कैसे उस पर विजय हासिल करें, या फिर कैसे मजबूरी में भी अपना काम चलाएं, जिससे कि किसानों पर इसकी मार कम से कम पड़ सके। इस खास पेशकश में फैला देते हैं।